हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेदरिंग। हम जैसे ही ये शब्द सुनते हैं हमारे मन में वेदर यानी मौसम ऐसा कुछ ख्याल आता है। तो यहाँ पर बात बिल्कुल सही है। वेदरिंग मतलब किसी भी नेचुरल चीज़ के ऊपर नेचुरली जो अकरिंग रॉक्स हैं और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर जो मौसम का जो प्रभाव होता है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो वेदरिंग वही है। और अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द डेट्रोइटिंग इफेक्ट ऑफ वेदर इज नोन एज वेदरिंग। अगर मौसम के बारे में बात करें तो जो मौसम है हमें पता है उसमें ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन होती है और भी कई सारे फैक्टर हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में मिलते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन और उसके बाद में एक जो दूसरा वाइटल फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर। हवा में जो पानी की मौजूदगी है वो वेदरिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए देखें कैसे। जो विभिन्न प्रकार की जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, उनके ऊपर वेदरिंग का इफेक्ट अलग अलग तरीके से होता है। कुछ फिजिकल इफेक्ट होता है और कुछ केमिकल इफेक्ट होता है और एक छोटी सी मात्रा में बायोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। तो जो इसमें जो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिकल इफेक्ट, जिसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, वो नेचुरली ऐसी एजेंसियों के द्वारा होता है जिसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। जैसे बात करें तो चट्टान का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, इसको हम परिभाषित अगर करें तो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ बिट्स एंड पीसेस में। अब ये कैसे होता है? जैसे से फॉर एग्जांपल कोई भी एक जो चट्टान है अगर वो सरफेस के ऊपर एक्सपोज्ड है, जब सरफेस पे वो एक्सपोज होगी तो क्या होगा? वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी, वो वाटर के कांटेक्ट में आ सकती है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी और जो अदर गैसेस हैं उसके कांटेक्ट में आएगी। और जो जो सनलाइट है, सनलाइट अल्टीमेटली अ सोर्स ऑफ हीट, तो यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी काम करता है। ये थंब रूल हमें पता भी है कि जैसे ही किसी भी चीज को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें एक स्लाइटली एक्सपांशन होता है, जिसको हम हीट एक्सटेंशन इफेक्ट, एक्सपांशन इफेक्ट भी कहते हैं। तो जो हीट एक्सपांशन इफेक्ट है उसमें क्या होता है, जो रॉक का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो रॉक का, तो जो उसके ग्रेन्स हैं जब वो गर्म होते हैं तो उसमें एक्सपांशन होता है। दिन में ये एक्सपांशन होगा, रात में फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनके बीच का जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जो सीमेंटिंग मटेरियल है, जो उसके ग्रेन को बॉन्ड करे हुए रखता है, जो उसके शेप को बरकरार रखता है, वो वीक हो जाता है। और जब वो वीक हो जाता है तो क्या होता है, चट्टान को तोड़ना उतना ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पर जो तोड़ने वाली बात आती है तो यहाँ पर तोड़ने का काम भी नेचुरल एजेंसी ही करती है। इसमें सबसे पहला होता है विंड। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हवा चलती है तो हवा के साथ में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल, जो एरोसोल मटेरियल होता है, डस्ट भी हो सकती है, सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। जब ये सैंड पार्टिकल और ये जो, तो उनके जो इम्पैक्ट से जो रॉक है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आ जाती है। अब जैसे जैसे वो स्ट्रेंथ में कमी आती है क्या होता है, एक हल्की सी लेयर उसके ऊपर बन जाती है। वो रॉक टू रॉक वेरी करती है। अगर सैंडस्टोन की बात करें तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है जिसको एक्सफोलिएशन कहते हैं। और अगर इसको इग्नियस रॉक की अगर बात करें तो उसमें वो जो रॉक है वो उसको अल्ट्रेशन बोलते हैं। वो रॉक अल्टर्ड हो जाती है और फिर धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होने लगती है। इसमें जो दूसरा इफेक्टिंग फैक्टर होता है वो होता है वाटर। जैसे हमें पता है कि जो वाटर होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और अगर जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में वाटर जो है एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है, सॉल्वेंट का भी काम करता है। तो ये जो सॉल्वेंट है कि जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो प्योरिटी है वो हो जाती है खत्म। वो कैसे होती है? से फॉर एग्जांपल जैसे जो हम सोडा यूज करते हैं, सोडा एक्चुअली है क्या? इट इज अ कार्बोनिक एसिड
जो कार्बोनिक एसिड होता है वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बनता है, और यही नेचुरल प्रोसेस जो लेक और जो रेन वाटर होता है उसके साथ भी अप्लाई होती है। रेन वाटर में जो पानी है, जब प्रेसिपिटेशन होता है तब जो एनवायरमेंट या एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये उसके साथ में मिलके बहुत ही वीक कार्बोनिक एसिड बना लेता है। अब क्योंकि ये एसिड है इसलिए इसकी जो रिएक्शन है वो स्लोली 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 रॉक्स के ऊपर होती है, और जब ये रिएक्शन रॉक्स के ऊपर होती है तो क्या होता है, केमिकली रॉक को डिसइंटीग्रेट करती है, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज लेके आती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है या इसको एक साइकिल भी कह सकते हैं, वेदरिंग, इरोजन और डेन्यूडेशन। अगर वेदरिंग बढ़ेगी तो इरोजन भी बढ़ेगा, इरोजन बढ़ेगा तो डेन्यूडेशन होगा, और अल्टीमेटली जब डेन्यूडेशन बढ़ेगा तो वेदरिंग और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये एक साइकिल है जो ऑटोमेटिकली कैटलाइज्ड होता है, और इसके पीछे जो अल्टीमेट फैक्टर है वो है एटमॉस्फेयर, वेदर, और इसी कारण से इसको वेदरिंग कहा गया है। अब अगर इस टर्म को थोड़ा सा और एलोबरेट करें, वेदरिंग हमें पता है जो वेदर का जो डायरेक्ट इफेक्ट रॉक्स के ऊपर होता है, उसकी स्ट्रेंथ में जो कमी होती है उसको वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग 3 तरीके से काम करती है, फिजिकली, केमिकली और सम टाइम बायोलॉजिकली। इरोजन की बात करें, इरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वेदर्ड रॉक है, वेदर्ड रॉक के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन स्मॉल पार्टिकल्स का जो उसकी पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक से तो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्टेशन, इसे हम कहते हैं इरोजन। और डेन्यूडेशन क्या हुआ, इस प्रोसेस में जो वेदर्ड रॉक है उस रॉक के ऊपर से जो उसके पीसेस अलग हुए हैं, जो उसको डिसइंटीग्रेट करने के बाद में जो उसका एक फ्रेश लेयर जो दिखती है सरफेस के ऊपर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेन्यूडेशन। सो सीधे शब्दों में कहा जाए तो डेन्यूडेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ फ्रेश कंट्री रॉक exposed on the surface after weathering and erosion। weathering में हम आगे बात करते हैं जो weathering प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कौन कौन सी और दूसरी जो एजेंसीज हैं उसके थ्रू और कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है। जो वेदरिंग की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आइए देखते हैं फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है उसमें रॉक्स का सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना है, ऑल्दो द केमिकल कंपोजिशन वुड बी रिमेन सेम। इसमें जो जो उसका जो रासायनिक संगठन है वो सेम होता है, वो नहीं चेंज होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, जो नेचुरल एजेंसीज हैं उनके थ्रू इसको जो एक बड़ा रॉक मास है उस रॉक मास को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसको उसकी पेरेंट जगह से एक छोटे डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज इरोजन। एंड व्हाट इज डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन किसी भी रॉक के फ्रेश कंट्री रॉक का सरफेस पर एक्सपोज होना, दैट इज डेन्यूडेशन। अब इसमें जो फिजिकल प्रोसेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले विंड को देखते हैं क्योंकि विंड भी एक फिजिकल फैक्टर है, और अल्टीमेटली मैकेनिकल वे में ये वेदरिंग को, फिजिकल वे में ये वेदरिंग को कंटिन्यू रखता है। तो जब भी विंड वेदरिंग में पार्टिसिपेट करेगी उसमें 2 तरीके से वो काम करती है। सबसे पहला एब्रेशन, एब्रेशन इट मींस रॉक्स का टूटना, और जो दूसरा इसका काम है वो है एट्रीशन। अब एट्रीशन क्या है, एब्रेशन में रॉक्स का टूटना और एट्रीशन में वो जो टूटे हुए पार्टिकल्स है उनका उस विंड के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना, दैट इज नोन एज एट्रीशन। विंड के द्वारा जब एब्रेशन की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में विंड की जो रफ्तार है, जो विंड स्पीड है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, जब भी विंड स्पीड में चलती है तब वो अपने साथ में छोटे छोटे सैंड पार्टिकल और डस्ट को साथ में लेके चलती है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता है कि जब वो सैंड पार्टिकल किसी कंट्री रॉक से भी हम किसी चीज को अगेन एंड अगेन स्ट्राइक करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है,
यही जो एक फैक्ट है, इस फैक्ट के द्वारा ही जो डेजर्टिक एरिया होते हैं जहाँ पर यूजुअली जो हवा की रफ्तार होती है वो तेज होती है, उन एरियाज में एक वेंटी इफेक्ट पाया जाता है और एक पेडेस्ट्रियन रॉक पाई जाती है। पेडेस्ट्रियन रॉक एक मशरूम टाइप की एक रॉक होती है जिसमें ऊपर का जो सरफेस होता है वो छतरी नुमा हो जाता है और बीच में जो उसका एक एक स्टेम टाइप की बन जाती है। स्टेम मतलब उसका एक पतला तना बन जाता है। तो इस तरीके से जो पेडेस्ट्रियन रॉक है वो काफी वेल डिफाइंड एग्जांपल जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड का। इसके बाद में एक वेंटिफेक्ट इफेक्ट भी और पाया जाता है। जैसे अगर ये रॉक सीधी एक्सपोज्ड है सपोज, अब अगर हवा इससे कंटिन्यूअसली चल रही है, सैंड पार्टिकल्स आके इसमें स्ट्राइक करता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रॉक का जो सरफेस है और जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है, विंड चल रही है, उस डायरेक्शन में एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। बाकी अदर साइड में नहीं होगा, सिर्फ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से हवा इस पे स्ट्राइक कर रही है। अल्टीमेटली हवा के साथ में क्या है, सैंड पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पीसेस हैं, उनके स्ट्राइक करने से ये जो रॉक है ये एक प्रॉपर शेप में आ जाती है और इस पे एक स्लोप डेवलप हो जाता है। इसी को वेंटी इफेक्ट बोलते हैं। आगे फिजिकल इफेक्ट में है रिवर। जो रिवर है, जैसा कि हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं कि जो रिवर है वो एक एक्सोजीनस जियोलॉजिकल एजेंट है। जब हम रिवर की बात करते हैं तो रिवर में जो एब्रेशन और एट्रिशन ये प्रोसेस तो इन्वॉल्व होती है, इसके साथ में इसमें हाइड्रोलिक एक्शन भी काम करता है और इसमें सॉल्यूशन एक्टिविटी भी होती है। तो यहाँ पर एब्रेशन और एट्रिशन को समझाने की तो शायद जरूरत नहीं है। जैसा विंड के इफेक्ट में हो रहा था, रॉक्स का टूटना और रॉक्स के पीसेस का ट्रांसपोर्ट होना, सेम चीज जो रिवर का जो बॉटम है या रिवर बैंक जो है वहां पर पानी के फ्लो के कारण होता है। वही एब्रेशन इसमें भी है और वही एट्रिशन इसमें भी है, बट इसमें एक दो प्रोसेस जो एडिशनली इन्वॉल्व हो रही है वो है हाइड्रोलिक इफेक्ट इसका और सॉल्यूशन इफेक्ट। अब हाइड्रोलिक इफेक्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। जब भी किसी रिवर में टर्बुलेंट फ्लो आता है या बाढ़ आती है, जब या फिर जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो जो रिवर की जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी होती है वो ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। और जब उसकी ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसके साथ में छोटे छोटे पार्टिकल तो ट्रांसपोर्ट होते ही हैं, उसके साथ में कई बार बड़े बोल्डर्स, कई बार पेबल कैबल, इस टाइप के जो पार्टिकल्स हैं ये भी उसके साथ में बह जाते हैं। तो ये कैसा होता है, ये पानी के हाइड्रोलिक इफेक्ट के कारण होता है, क्योंकि इसमें पानी जो है वो अप्स एंड डाउन तरीके से आगे बढ़ता है। आगे बात करते हैं सॉल्यूशन एक्टिविटी की। तो सॉल्यूशन एक्टिविटी सीधी सी बात है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पानी जो है, जो वाटर है, वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें कई सारी जो रॉक्स हैं वो ऐसी होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जो रिवर में जो पानी होता है उसमें कई सारे एनायन और कैटायन मिलते हैं, और जहां पर सुटेबल कंडीशन मिलती है वहां पर वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर भी एक फिजिकल एजेंट है वेदरिंग में। कैसे, जो ग्लेशियर है, अब क्योंकि ये एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है इसलिए इसमें कोई भी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन इसमें वो सारी, इसके अलावा वो सारी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो वेदरिंग के लिए चाहिए। जैसे जो ग्लेशियर के द्वारा जो इरोजन की प्रोसेस होती है, इट मींस ब्रेकिंग ऑफ रॉक की जो प्रोसेस होती है वो इसके वेट के कारण होती है। अब क्योंकि जो आइस है वो काफी वजन, उसमें काफी बहुत ज्यादा वजन होता है। जब ग्लेशियर की बात करते हैं तो ग्लेशियर तो कई स्क्वायर किलोमीटर लंबे होते हैं और ये बहुत स्लो, बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, वो जब मटेरियल इसके कॉर्नर से या इसके बॉटम से जब रगड़ खा के निकलते हैं, जब रगड़ाते हैं, या कहा जाए एक दूसरे से जब इनमें फ्रिक्शन होता है, उस समय भी इसमें जो एब्रेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। एब्रेशन के साथ में इसमें क्वेरिंग और क्वेरिंग की प्रोसेस भी होती है। अब क्वेरिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें जो माउंटेड जो रॉक के पीसेस जो होते हैं, जो जो फ्रीज हो जाते हैं ग्लेशियर में, जब ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो क्या होता है, ये एक
रबिंग मटेरियल की तरह काम करता है ग्लेशियर। तो जो जो ग्लेशियर का जो बॉटम है, उस बॉटम से जितनी भी रॉक्स है उन सबको आगे बढ़ाते हुए चलता है, उसको अपने साथ में लेते हुए चलता है। तो इस तरीके से इसको, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं क्वेरिंग, या दूसरे शब्दों में प्लकिंग। फिजिकल फैक्टर में जो हमारा जो अगला फैक्टर है वो है डैशिंग वेव्स एंड टाइड्स। अभी जो वेव्स जो यूजुअली कोस्टल एरियाज में आती हैं, इनमें कई सारी चीजें काम करती हैं, क्योंकि पानी की जो वेव्स आती हैं उसके साथ में कई सारे सैंड पार्टिकल्स, कई इम्प्योरिटीज, कई सॉलिड मटेरियल भी होता है। तो क्या होता है, कोस्टल एरिया में जितनी भी रॉक्स होती हैं उनके ऊपर वो अल्टीमेटली वैसा ही इफेक्ट करता है जैसा अभी हमने विंड के बारे में पढ़ा और रिवर के बारे में पढ़ा। इसीलिए आपने यूजुअली जो कोस्टल साइट्स होती हैं वहां पर आपने देखा होगा यूनिफॉर्म तरीके से वहां पर सैंड हमेशा बिछी होती है। तो ये क्या है, ये बेसिकली जो विंड एंड टाइड्स का इरोजन इफेक्ट ही है। इसमें कुछ हाइड्रोलिक इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर सलाइन वाटर मेन वर्किंग एजेंट होता है। अब सलाइन वाटर में क्योंकि इंप्योरिटीज होती हैं, कुछ एनायंस होते हैं, कुछ कैटायंस होते हैं, तो वहां पर जो रॉक्स होती हैं, कोस्टल एरियाज में जो रॉक्स होती हैं, उन पर फिजिकल इफेक्ट तो होता ही है, पानी का हाइड्रोलिक इफेक्ट, और जो लगातार उसमें विंड एंड टाइड्स आते हैं, तो फिजिकल इफेक्ट तो वहां पर होते हैं, उसके साथ में कुछ केमिकल इफेक्ट भी उसके होते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो मराइन इरोजन होता है वो कहीं ना कहीं रिवर इरोजन की एक रेप्लिका है, ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो जब रिवर में टर्बुलेंट फ्लो होता है वहां पर भी वही चीज होती है जो यहाँ पर कोस्टल एरियाज में होती है। इसके बाद आता है हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ वाटर। जो हाइड्रोलिक एक्शन होता है, ये जैसा कि हमने अभी रिवर में पढ़ा है, रिवर में भी हाइड्रोलिक एक्शन काम करता है, और जो कोस्टल एरियाज पे जो विंड एंड टाइड्स आते हैं, जो हाई टाइड और लो टाइड्स आते हैं, या जो सी ब्रीज के कारण से जो तेजी से जो वेव्स आती हैं, जो कई बार सैकड़ों मीटर ऊंची होती हैं, उन वेव्स के कारण जो इम्पैक्ट पैदा होता है, उस इम्पैक्ट के कारण जो रॉक है, वो रॉक आसानी से डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज दोनों हो सकती है। यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्शन में जो उसके डिसइंटीग्रेट होने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही पानी के साथ में कुछ सैंड पार्टिकल्स भी होंगे, और वो जो कंट्री रॉक है, कंट्री रॉक के ऊपर एक हैमर इम्पैक्ट पैदा करेंगी, और जब ये इम्पैक्ट होगा तो अल्टीमेटली जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम होगी, और स्ट्रेंथ के कम होने से हो सकता है वो कुछ टाइम बाद वो एक पूरी पूरी कंट्री रॉक दो हिस्सों में टूट जाए, या उसके और उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगे। इसके बाद में एब्रेशन एक प्रोसेस होती है, जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं। एब्रेशन जब कोस्टल एरियाज में या कोई भी ऐसी जगह जहां पर विंड जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते रहते हैं, उस जगह पे क्या होता है, वहां पर जो कंट्री रॉक है, अब क्योंकि जो पानी जो वेव्स के फॉर्म में जो पानी आ रहा है उसके साथ में शार्प एजेस वाले सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, और जब वो इस पे इम्पैक्ट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा तेजी से रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं। इसी तरीके से ये जो एब्रेशन है वो काम करता है। एट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो एट्रिशन इसे थोड़ा जैसा एब्रेशन में किसी भी रॉक का तोड़ना होता है, एट्रिशन में उस रॉक के जो फ्रेगमेंट हैं उसको उसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के थ्रू कैरी करना होता है जिससे वो रॉक डिसइंटीग्रेट हुई है। यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्शन में जो अल्टीमेटली जो पानी है, जो कोस्टल एरियाज में जो वेव्स आ रही हैं, वही वेव्स पहले उस रॉक को तोड़ेगी और फिर वो जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ भी लेके जाएगी। तो इस तरीके से जो एब्रेशन और एट्रिशन है ये पैरेलली साथ साथ चलते हैं। पानी के हाइड्रोलिक एक्शन में एक थोड़ी सी डिफरेंट टर्म होती है, कोरोजन। कोरोजन वैसे तो हम बाय डेफिनेशन अगर इसका मीनिंग देखें तो कोरोजन क्या होता है, किसी भी मैटर या किसी भी रॉक का जो ऊपरी सरफेस है, वो जो ऊपरी सरफेस है उसको रिमूव कर देना। अब वो लेयर के फॉर्म में हो सकता है, सेडिमेंट्स के फॉर्म में हो सकता है,
और छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर कोरोजन का मतलब है अगर किसी रॉक में कोई सॉल्युबल मटेरियल है, अब क्योंकि यहाँ पे सलाइन वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो केमिकली एक्टिव फ्लूइड होता है। केमिकली एक्टिव फ्लूइड क्या करेगा, अगर किसी रॉक में कोई ऐसा कंपाउंड है जो पानी में सॉल्युबल है, तो वो क्या होगा, पानी के साथ में सॉल्यूशन के फॉर्म में वहां से रिप्लेस हो जाएगा, और उसके एवज में वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर छोटी छोटी कैविटीज बन जाएंगी, छोटे छोटे वेसल्स बन जाएंगे। तो ये जो काम है किसी रॉक के सरफेस को केमिकली इफेक्ट करना इज नोन एज कोरोजन। फिजिकल फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें जो ग्रेविटी है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे जब भी किसी कंट्री रॉक का, जो कि यूजुअली हिल्स पे हो या फिर कहीं भी कोई भी कंट्री रॉक या कोई भी एक्सपोज्ड जो बेड रॉक है, अगर उसकी वेदरिंग होती है, उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है, तो जब वो रॉक पीसेस ऊपर से नीचे डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट जब वो नीचे गिरते हैं, तो क्या होता है, फर्दर स्ट्राइकिंग होती है, दोबारा से उनका टकराना होता है आपस में, और इस प्रोसेस में वो फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी भी एक वेदरिंग एजेंट है। वेदरिंग में जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर है वो है एक्सफोलिएशन। बेसिकली एक्सफोलिएशन भी एक फिजिकल वेदरिंग की ही एक वैरायटी है। एक्सफोलिएशन में क्या होता है, जब किसी भी जगह पर टेम्परेचर वेरिएशन एक लिमिट से ज्यादा होता है, से फॉर एग्जांपल दिन में जो टेम्परेचर वो 40-45 डिग्री सेल्सियस है, और अगर रात में वही टेम्परेचर जीरो या माइनस में पहुंच जाता है, तो ये जो एक जो इतना लंबा स्पैन जो टेम्परेचर वेरिएशन का है, उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी कंट्री रॉक जो होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट उसकी ऊपरी सरफेस पे होता है, ऊपरी सरफेस में दिन के टाइम पे एक्सपांशन होता है और रात के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर थिकनेस की जो लेयर है जो कि पैरेलल होती है, मतलब उस रॉक का जो शेप है उसी शेप में वो जो वो लेयर है वो वहां से रिमूव होती है, और ये जो लेयर का रिमूव होना या लेयर का बनना एक्सफोलिएशन कहलाता है। एक्सफोलिएशन बेसिकली सैंडस्टोन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसके अलावा ये कई इग्नियस रॉक्स में भी पाई जाती है, बट सैंडस्टोन इज द बेस्ट एग्जांपल। एक्सफोलिएशन में जो जो रॉक्स का जो शेप होता है वो यूजुअली राउंडेड टू सब राउंडेड या स्फेरिकल अगर कहा जाए तो ज्यादा सही रहेगा। स्फेरिकल शेप में ही ये जो वेदरिंग है ये होती है, और इसको दूसरे शब्दों में स्फेरॉइडल वेदरिंग भी कहा जाता है। वेदरिंग में आइए देखते हैं आप जो केमिकल फैक्टर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। केमिकल फैक्टर की अगर बात करें तो केमिकल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी रॉक को केमिकली डिके करते हैं। इट मींस by the chemical process either it is decomposed in its parent material और दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब इसमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। केमिकल फैक्टर की अगर बात करें तो ये ब्रॉडली 9 तरीके से काम करता है। इसमें जो सबसे पहला है वाटर। वाटर इस प्लानेट पे बहुत ही इजीली अवेलेबल फ्लूइड है, जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं पहले, क्योंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए वेदरिंग जो केमिकल वेदरिंग की कोई भी प्रोसेस पानी के बिना तो नहीं हो सकती, इसलिए वाटर है, वाटर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेदरिंग एजेंट है। इसके बाद में जो दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हाइड्रेशन का। जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रेशन जो प्रोसेस होती है उसमें जो इसका हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है पानी का, वो रॉक्स के साथ में रिएक्ट करके उसके इंटरनल जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें बॉन्डिंग बना लेता है, और जब ये बॉन्डिंग बन जाती है तो वो एक टोटली डिफरेंट मटेरियल बन जाता है। जैसे एस्बेस्टॉस को ले लेते हैं या जिप्सम को ले लेते हैं। जिप्सम में जो डॉट हाफ H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बेसिकली एक हाइड्रेशन प्रोसेस से ही बनता है। इसमें जो अगला है वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पानी
कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी रॉक, यहाँ पे कोई भी रॉक से मतलब पर्टिकुलरली लाइमस्टोन और डोलोमाइट से है। जब लाइमस्टोन पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करती है तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में डिपॉजिट्स होती है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम मार्बल के फॉर्म में भी जानते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस को समझने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। जब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को जब लाइमस्टोन CaCO3 को जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के प्रेजेंस में एक साथ रखा जाता है, तब इसमें जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट आयन हैं वो बनते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। और जब इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी तो इसमें बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज Ca ब्रैकेट में HCO3 और इसका होल ट्वाइस। तो ये बेसिकली कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो पानी में, जिसको हम एक जो परमानेंट इम्प्योरिटीज होती हैं उसके फॉर्म में हम देखते हैं। जो केमिकल फैक्टर है उसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम लीचिंग के नाम से भी जानते हैं। लीचिंग यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी कंट्री रॉक अगर उसमें कोई सॉल्युबल मटेरियल है तो वो पानी के द्वारा उस सॉल्युबल मटेरियल को वहां से सॉल्यूशन के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया जाएगा। किसी कंट्री रॉक से जो सॉल्युबल मटेरियल है उसको निकाल लेना। अगर आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो लीचिंग एक वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा पानी किसी भी रॉक्स में से सॉल्युबल मटेरियल को वहां से रिमूव कर दे, इसे हम लीचिंग कहेंगे, जो कि केमिकल फैक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लीचिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लेटराइट। लेटराइट जो होता है वो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा ही बनती है। केमिकल एक्शन में जो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है, वाटर H2 के फॉर्म में H2 के फॉर्म में इन्वॉल्व ना होके उसमें से सिर्फ H आयन अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इस तरीके से जो प्रोसेस, जो केमिकली एक्टिव जो प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। इसको इस एग्जांपल के थ्रू भी देखा जा सकता है। केमिकल प्रोसेस में जो हमारा अगला फैक्टर है वो है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन जैसा कि सबसे डिस्कस कर चुके हैं कि जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो वो एक बहुत ही वीक एसिड बना लेता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कार्बोनिक एसिड है डिसोल्यूशन में काम आता है। और लाइमस्टोन के डिसोल्यूशन होने के बाद जो क्ले है वो बनती है। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन किसी भी फेरोजेनियस मटेरियल या कोई भी ऐसी रॉक जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन एटम का बाहर निकलना। तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये भी केमिकल फैक्टर में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। केमिकल फैक्टर में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एक मेजर गैस है वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी काम आती है। अब नेचुरली जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसे बनता है? नेचुरली ये बैक्टीरिया और लाइटनिंग इफेक्ट के थ्रू जो नाइट्रिक एसिड है वो बनता है। और हमें पता है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग डिसॉल्विंग सॉल्यूशन है, इसीलिए ये वेदरिंग में बहुत ही कारगर साबित होता है। और अंत में केमिकल फैक्टर में एक और छोटा सा एक हिस्सा है वोलेटाइल मटेरियल फ्रॉम वॉल्केनोज। हमें पता है कि जैसे ही कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से कई सारा पायरोप्लास्टिक मटेरियल, वॉलेटाइल मटेरियल और लावा, और ये सारी चीजें बाहर आती हैं। और जो जो वॉलेटाइल मटेरियल है जो कि बेसिकली गैसेस के फॉर्म में रिलीज होते हैं, गैसेस के फॉर्म में जब ये रिलीज होते हैं तो इन्वायरमेंट में जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट करने वाली जो मॉइस्चर या फिर गैसेस हैं उनसे मिलकर ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है और वेदरिंग को प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो केमिकल एजेंट में ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो सारे थे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स। अब अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें
तो वो भी इम्पोर्टेंट है वेदरिंग के लिए। तो आइए देखें वो क्या क्या है। बायोलॉजिकल फैक्टर में अगर एनिमल्स को लें तो एनिमल्स के जो बॉडीज हैं, एनिमल कई बार आपने देखा होगा कि एनिमल मरने के बाद में जमीन में दफन हो जाते हैं। किस तरीके से? तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसी फेवरेबल अगर कंडीशन होती है तो उनकी जो बॉडी है उसके सॉफ्ट पार्ट तो डिकम्पोज हो जाते हैं और उनके डिकम्पोजिशन से कई सारे टॉक्सिक सॉल्यूशन निकलते हैं और वही सारे जो टॉक्सिक सॉल्यूशन है वो वेदरिंग को इंक्रीज करते हैं। पर्टिकुलरली रिडक्शन की बात करें, बायोलॉजिकल फैक्टर में जो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है बैक्टीरियल फैक्टर। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया भी वेदरिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज करने में या उसको केमिकली डीके करने में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कई बार ह्यूमिक और कई तरीके के जो सॉल्यूशन हैं वो बनाते हैं और उन सॉल्यूशन के थ्रू जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो बढ़ती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है किसी भी जो रॉकी एरिया है जहाँ पर यूजुअली रॉक्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, उस रॉकी एरिया में किसी पेड़ का लगना, अगर वहाँ पर पेड़ है तो क्या होगा कि जो उसकी रूट्स हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं। अब इतने हार्ड स्ट्रेटा में जो रूट्स हैं वो कैसे ग्रो करती हैं? तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग के थ्रू ही ग्रो करती हैं। उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। और बायोलॉजिकल इफेक्ट में आखिरी में बात करें ह्यूमंस की। अब क्योंकि ह्यूमंस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हर चीज़ को तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसीलिए जो डैम बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल निकालने में, क्वेरिंग में, माइनिंग में, इस तरीके से कई सारी जगह पर ब्लास्टिंग और कंस्ट्रक्शन में, इन सब चीज़ों जो नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करने में भी ह्यूमन जो है वो बहुत आगे है। अब क्योंकि क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसमें इंक्लूडेड है, उसका इन्वॉल्वमेंट है नेचर में, इसीलिए जो ह्यूमंस की जो एक्टिविटी है उसके परिणाम स्वरूप भी वेदरिंग जो है बढ़ती है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट के बाद में कुछ म्यूचुअल इफेक्ट भी होते हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल फैक्टर दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमें आपका फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।